नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओके, ठीक है, सब कुछ सेट हो गया है, ब्राइटनेस सही है, चलो ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बीएससी पार्ट सेकंड की बात करें, थर्ड डी चल रहा था, उसमें कुछ डाउट्स आई हैं बच्चों को। अपना थर्ड डी चल रहा था, उसकी डाउट्स हैं, तो सबसे पहले तो कुछ डाउट्स को लेते हैं। एक तो वो क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने अंत में बताया था, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में दोबारा से, जो कल किया था वो भी बिल्कुल सही था अपना, लेकिन 15 को दोबारा देखिए, उसमें एक्स आ रहा था, तो अपन ऐसे भी सोच सकते हैं उसको। 15 क्वेश्चन था अपना r माइनस एस प्लस पी इक्वल टू 1। भाई r अपन जानते हैं कि क्या होता है, डी स्क्वायर होता है, s का मतलब होता है डी डी डैश होता है, p का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, मतलब d होता है, और बाहर z आ गया बराबर 1, और डी बार आया तो d माइनस डी डैश प्लस 1 z बराबर 1। CF तो कल मैंने बता दिया था इसका। और PI की बात करें तो PI 1/d d माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू 1। कल तो कॉमन लेके वैसे किया था। देखो इसको ऐसे सोच सकते हैं, d माइनस डी डैश प्लस 1 है, ये 1 है ना, इसको e की पावर 0x प्लस 0.y ऐसे सोच लो। क्या e की पावर 0.x प्लस 0.y, तो 1/d को तो ऐसे कैसे रखो, और यहाँ पे e की पावर ax प्लस by आ गया, तो d की जगह तो a रखो, मतलब d की जगह 0 रखना है और d डैश की जगह 0 रखना है, और ये 1 ऐसे कैसे है, और ये है कितना पूरा 1, तो कुल मिला के 1/d इसका मान 1 हो गया, और 1 और 1/d मतलब x के सापेक्ष समाकलन, तो PI कितना आ गया x। कल किया था उसमें x माइनस 1 था, वो भी ठीक था, लेकिन आप थोड़ा करेक्ट करके ऐसे कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। ठीक है, चलिए अपन आगे। अब देखो, अच्छा एक बच्चे ने एग्जाम्पल नंबर 6 भेजा था। एग्जाम्पल नंबर 6 में तो कुछ डाउट होनी नहीं चाहिए थी आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत आसान था। 6 से था डी स्क्वायर माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर z इक्वल टू 2e की पावर 2x tan y प्लस 3x, ये था। ये इसकी पावर 2 है, इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है। अच्छा, डी स्क्वायर माइनस 3d डैश, अच्छा इसको थोड़ा सही कर लेना आप, ये करेक्शन कर लेना, इसमें डी स्क्वायर नहीं आएगा, डी ही आएगा, इसको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना, ये डी आएगा। तो ये रिपीट कर रहा है, तो इसका CF तो इसके हिसाब से लिख दूंगा भाई, d माइनस m1 डी डैश माइनस अल्फा 1 है, तो e की पावर 2x वो तो बाहर आ जाएगा, phi 1 y प्लस 3x रिपीट कर रहा है 2 बार, तो x phi 2 y प्लस 3x, ये तो CF हो गया। CF में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके PI की बात करें तो PI होता है 1/FD, मतलब 1/FD कितना है, ये पूरा d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में लिखा हुआ है 2e की पावर 2x tan y प्लस 3x। दोस्तों 2 तो कांस्टेंट है, चलो यहां लिख दिया। e की पावर 2x को आगे लेके आओ, आगे लेके आओगे तो ये क्या है, d की जगह d+2 बनाएगा,
भाई e की पावर 2x आगे आएगा तो d की जगह बनाएगा d प्लस 2, और ये माइनस का 3d डैश ऐसे कैसे, ये कॉन्स्टेंट माइनस का 2 भी ऐसे कैसे, और ये इस पूरे की पावर, और यहाँ है tan y प्लस 3x। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2e की पावर 2x 1 अपॉन ये d माइनस 3d डैश का स्क्वायर और tan y प्लस 3x। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो असमघात का था, लेकिन ये समघात बन गया। देखो इसको खोलेंगे तो डी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 6d डैश आएगा, उसमें भी 2 घात, और प्लस का 9d डैश स्क्वायर वो भी समघात। तो ये समघात का बन गया। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन समघात का बन गया, तो समघात के तरीके से सोल्व कर सकता हूँ मैं। तो 2e की पावर 2x तो ठीक है। अब ax प्लस बी वाई, ए का मान 3 है और b का मान 1 है, तो d की जगह तो a रखोगे, d की जगह 3 रखोगे, d डैश की जगह 1 रखोगे, तो 0 बन गया। और 0 बना तो फिर आप ये देखो कि भाई कितनी बार 0 बनाया है। भाई d की जगह आप 3 रखोगे, d डैश की जगह 1 रखोगे, तो 0 बना, 0 बना, 2 बार बना, 2 बार बना तो x की पावर r बटे फैक्टोरियल r, x की पावर r बटे फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल 2, और b की पावर r, b का मान 1 है तो 1 की पावर r, और ये tan y प्लस 3x, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बना x स्क्वायर e की पावर 2x tan y प्लस 3x। ये बन गया इसका पी आई। ठीक है, आसान सा था, मैच कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं अपन। देखो पहले तो मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, तीनों एक जैसे हैं। आप देख लो एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि एग्जाम्पल 7 में एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई है, और 14 में भी ऐसा ही है, और 13 में कोस है। एग्जाम्पल नंबर 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 में आया हुआ है, तो मैं पहले यही समझाता हूँ। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 बता देता हूँ, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 बता देता हूँ। 14 आप कर लोगे क्योंकि 14 तो एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसा ही है। ये दोनों बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई। हटा दूँ मैं इनको, समझ गए ना आप? क्या है देखो, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, 2015 में आया है। सबसे पहले तो अच्छा एक चीज अपने को पता चली क्वेश्चन को देखकर कि ये समघात टाइप का है। क्वेश्चन समघात टाइप का है तो CF लिखना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे अपन भाई, दो घात, पहले तो डी और डी डैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको तो लिखेंगे डी स्क्वायर
प्लस डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। इसके लीनियर फैक्टर बनाओ भाई, डी प्लस 3d डैश और डी माइनस 2d डैश जेड बराबर, ये क्वेश्चन समघात का है लेकिन यहाँ दे दिया तो समघात के तरीके से ही करेंगे भाई। एग्जाम में पता थोड़ा ना होगा कि ये क्वेश्चन थर्ड बी से आया है या थर्ड सी से आया है या थर्ड डी से, अपने को तो इसको देख के पहचानना पड़ेगा। अब ये समघात का है तो समघात के तरीके से ही अपन इसको सोल्व करेंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो लिखूंगा समघात, लिखूंगा तो सी एफ डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। देखो सी एफ की बात करें, आप डी की जगह एम रखोगे, डी डैश की जगह 1 रखोगे तो एम प्लस 3 बनेगा, एम माइनस 2 बनेगा तो एम का मान 2 और माइनस 3 है तो फाई 1 वाई प्लस 2x प्लस फाई 2 वाई माइनस 3x। ये तो बन गया इसका सी एफ सीधा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको अगर मैं असमघात के तरीके से सोचूं तो देखो यहाँ d माइनस 2d डैश माइनस का 0 लिख दूं तो माइनस 0 लिखूंगा तो यहाँ e की पावर 0x आएगा, वो खत्म। यहाँ d प्लस 3d डैश माइनस का 0 लिख दो तो यहाँ e की पावर 0x आएगा, वो खत्म। तो वापस अल्टरनेट बचना तो वही है। सही, असमघात के तरीके से CF निकालो तो समघात के तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ऐसे तरीके अलग अलग हैं CF निकालने के, समघात और असमघात दोनों के। अब इंपोर्टेंट CF नहीं था, इंपोर्टेंट था इसका PI। इंपोर्टेंट क्या था इसका? PI। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की अपन बात करें, PI की बात करें तो PI क्या होता है? PI होता है 1/FD, 1/FD ये लिख दूं या फिर ये लिख लो आप डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर 1/FD इंटू QX, राइट साइड एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। इसको सोल्व करना है। अब दोस्तों जैसे मान लो साइन एक्स होता तो साइन एक्स को लिखता मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर x, e की पावर x का। देखो साइन x प्लस वाई होता है, अगर आप e की पावर आयोटा x प्लस वाई को खोलोगे तो ये बनता है कोस x प्लस वाई प्लस आयोटा साइन x प्लस वाई। तो इसका अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ले लेता हूँ तो ये बनता है। ऐसे ही मान लो अगर क्वेश्चन में कोस x प्लस वाई होता, जब आप सोल्व करोगे तो उसमें आपको IP की जगह रियल पार्ट लेना होगा। रियल पार्ट e की पावर आयोटा x प्लस वाई, इसका रियल पार्ट ये होता है, इमेजिनरी पार्ट है ये होता है। तो साइन है तो इमेजिनरी पार्ट लेना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट। ये ऐसे कैसे? डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट किसका? आयोटा x प्लस वाई का। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां से आपको देखना है, क्या देखना है? अगर यहां x का फलन हो, अगर गुणा में x का फलन हो तो e की पावर आयोटा x को तो रोको, e की पावर आयोटा x को तो रोको। और देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं e की पावर आयोटा x डॉट e की पावर आयोटा y। अगर x का फलन है तो e की पावर आयोटा x को पीछे रोकना है, e की पावर आयोटा y आगे जाएगा और 1/, और आयोटा आगे जा रहा है ये वाला, तो ये डी डैश की जगह डी डैश प्लस आयोटा वगैरह नहीं लिखना है, आपको सीधा डी डैश की जगह आयोटा पुट करना है। कितना पुट करना है डी डैश की जगह? आयोटा। ये अलग मेथड है थोड़ा, अभी तक इसके बारे में अपन ने डिस्कस नहीं किया है कि अगर x का फलन है तो e की पावर आयोटा x को रोका भाई, एक्स स्क्वायर x का फलन है और ये आपने e की पावर आयोटा x को रोक लिया, और जो e की पावर आयोटा y था ना उसको मैंने आगे भेज दिया, ये आगे गया ना तो ये डी डैश की जगह आयोटा बना के जाएगा,
डी डैश की जगह कितना बना के जाएगा, आयोटा बना के जाएगा। आप डी डैश की जगह डी डैश प्लस आयोटा मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें ई की पावर आयोटा वाई आगे जाता है तो डी डैश की जगह कितना रखना है आपको, आयोटा। ऐसा ही उन दोनों अनसोल्व क्वेश्चन में करना है। अच्छा, इसको थोड़ा अपन देखें, इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आयोटा वाई, ये बना आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो डी स्क्वायर प्लस डी आयोटा प्लस का 6x स्क्वायर ई की पावर आयोटा एक्स। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है दोस्तों, -1। चले आगे। अगर किसी बच्चे के दिमाग में यह आए कि सर यहाँ पे मान लो वाई स्क्वायर होता तो आप क्या करते, मैं बोलता कि यहाँ वाई स्क्वायर होता ना तो आप ई की पावर आयोटा वाई को तो पीछे रखते, ई की पावर आयोटा एक्स को आगे भेजते और फिर डी की जगह लिखते आप आयोटा। यहाँ पे यहाँ डी की जगह आयोटा लिखना पड़ता उस केस में, ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर चलूँ, तो पी आई बराबर क्या है, इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आयोटा वाई। अब आप ई की पावर आयोटा एक्स को भी आगे लेके आओ और ई की पावर आयोटा एक्स को आगे लेके आओगे ना तो अब वो डी की जगह डी प्लस आयोटा बना के आएगा। अब ई की पावर आयोटा एक्स को आगे लेके आए तो आप डी की जगह आयोटा अब पुट मत करना, वो तो पहली स्टेप में पुट करते हैं। जब दोनों में से किसी एक को लेके जाते हैं ना, जिसको पहले लेके जाते हैं उस वाले की जगह अपन आयोटा पुट करते हैं। अब ई की पावर आयोटा वाई ऑलरेडी आगे है, अब आप ई की पावर आयोटा एक्स को आगे लेके जाओगे तो ये बनेगा ई की पावर आयोटा एक्स, और जो ई की पावर आयोटा एक्स आगे आगे जाएगा वो डी के स्थान पे क्या बनाएगा, डी प्लस आयोटा। आप डी की जगह अब की बार आयोटा पुट मत कर देना, वो तो जब पहले वाले को लेके जाते हैं उसकी जगह तो पुट करते हैं डायरेक्ट, और सेकंड स्टेप में जो आ जाता है आगे अब की बार ई की पावर आयोटा एक्स आ रहा है तो ये डी की जगह डी प्लस आयोटा लिखोगे आप, और ये बाहर से आयोटा और प्लस का 6 और गुणा में एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया दोस्तों इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई, और इसको आप खोलो तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस का 2d आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 -1, ये बना डी आयोटा ये -1 -2 और ये प्लस का 4 और ये एक्स स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई 1/d स्क्वायर प्लस 3d आयोटा प्लस 4 और एक्स स्क्वायर, ये बन गया। और इसको आप सोल्व करोगे जैसे पहले सोल्व किया था पॉलिनोमियल टाइप से, वैसे सोल्व करोगे इसको, क्योंकि पीछे क्या बन रहा है, एक पॉलिनोमियल बन रहा है। तभी तो इस क्वेश्चन में स्पेशल चीज ये है कि भाई जो पहले आगे जा रहा है और पहले भी किसको लेके जा रही है, ऐसी मनमर्जी से नहीं लेके जा रही। अगर एक्स स्क्वायर है तो अगर x का फलन है तो ई की पावर आयोटा एक्स को तो पीछे रखो, ई की पावर आयोटा वाई को आगे भेजो और वो डी डैश की जगह आयोटा बना के जाएगा सीधा, और फिर बाद में जा रहा है तो वो डी की जगह डी प्लस आयोटा। अगर यहाँ y का फलन होता तो यहाँ ई की पावर आयोटा एक्स को आगे लेके जाते, वो डी की जगह आयोटा पुट करता और बाद में ई की पावर y को भेजते, वो डी डैश की जगह डी डैश प्लस आयोटा रखता। देखो इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई, मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो ये बना 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d आयोटा अपॉन 4 और उसका इन्वर्स और एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ए की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई अपॉन 4। एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर तक खोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 प्लस एल्फा का इन्वर्स क्या होता है 1 माइनस एल्फा, तो डी स्क्वायर प्लस 3d आयोटा अपॉन 4, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस 3d आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, आगे खोलने की जरूरत है नहीं और ये बन गया एक्स स्क्वायर। आप लिखोगे इसको इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई अपॉन 4। अब देखो
एक्स स्क्वायर है वो 1 के साथ में गया तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है डी स्क्वायर बटे 4 तो 1/4 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ जाएगा तो पहली बार अवकलन किया तो 2x और दोबारा अवकलन किया तो 2 फिर इसको गुणा किया -3i/4 एक्स स्क्वायर डी के साथ गया मतलब 2x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो d4 लिखने की जरूरत नहीं है 2ab करेंगे d³ उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है और b स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9d² 9i² और ये d स्क्वायर का मतलब दोबारा उकलन तो दोबारा उकलन करने से 2 बनता है। ये सारा का सारा मैंने लिख दिया। ये बना इमेजिनरी पार्ट e⁻i x + y/4 एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 1/8 अच्छा सॉरी 1/2 और ये कितना है i² का मान -1 तो ये बना माइनस का 9/8 और ये 2 कट गया तो माइनस का ये ऐसे। चलो इतना उतारिए। अगर अपन थोड़ा और आगे देखें इमेजिनरी पार्ट e⁻i x + y/4 इसमें भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्टों को अलग अलग करें तो रियल पार्ट x² एलसीएम लिया तो 2 दूनी 4 माइनस का 13/8 ये तो बनेगा वो बनेगा रियल पार्ट और प्लस आयोटा के गुणा में लिख देता हूँ 3/2x ये तो रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। चलो इतना उतारिए फिर उधर वाले को उठा देता हूं मैं। ठीक है अब देखो PI बराबर 1/4 इसको खोलते हैं e⁻i x + y को खोलते हैं तो ये क्या बनेगा। अच्छा यहाँ IP तो लिख लेता हूँ इमेजिनरी पार्ट तो लिख लेता हूँ इसको खोलेंगे तो बनेगा cos x + y + iota sin x + y और ये कितना है x² -13/8 प्लस आयोटा -3/2x ये बना 1/4। आपको लेना है इमेजिनरी पार्ट। दोस्तों इमेजिनरी पार्ट कब बनेगा जब एक बार तो ये है वो इससे गुणा हो साइन वाला पार्ट इससे गुणा हो मतलब x² -13/8 के गुणा में क्या जाना चाहिए साइन x + y आना चाहिए और एक बार इसका रियल पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट से गुणा हो तो इसका इमेजिनरी पार्ट है 3/2x और उसके गुणा में उसका रियल जाना चाहिए cos x + y तो अपना बनेगा इमेजिनरी पार्ट। और आप आंसर मैच करना तो अपने बिल्कुल डिट्टो आंसर मैच हो जाएंगे। और लास्ट में दोस्तों आपको ये लिखना है कि CF और PI मिलकर गिवन PDE का जनरल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। बस इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि अगर गुणा में x का फलन है तो e⁻i x को रोको e⁻i y को आगे भेजो y को आगे भेजोगे तो वो d' की जगह सीधा आयोटा पुट कर देना फिर बाद में जो e⁻i x को आगे लेके जाओगे तो वहाँ d की जगह d + आयोटा पुट कर देना। तो ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 बता दिया है और आप ऐसे के ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है वो आप करोगे। ओके फ्रेंड्स फिर अपन आगे चलेंगे।
ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन भी आप कर लेना, मैं आपको थर्ड ई के बारे में अब पढ़ाता हूँ। मुझे पता है एक दो क्वेश्चन में और भी आपको डाउट आएगी तो वो मेरे को भेज देना, फिर मैं आगे जब भी बताऊंगा तब बता दूंगा। फिलहाल अपन थर्ड ई पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन ने बात करें थर्ड डी की, तो थर्ड डी में ऐसे अपन ने समघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरणों को सोल्व करना सीखा है, जिसके अंदर जो एफ डी डी डैश होता है उसको रेखिक गुणनखंडों में तोड़ा जा सकता है, लीनियर फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। एफ डी डी डैश को ऐसे तो पढ़ लिए। अब अपन ऐसे अपन ने समघात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें एफ डी डी डैश को लीनियर फैक्टर में तोड़ा नहीं जा सकता है। थर्ड ई, पीडी की थर्ड ई है। करें आगे, देखो ऐसे असमघात ऐसे असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरणों को हल करना ऐसे असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरणों को हल करना जिनमें एफ डी डी डैश को लीनियर फैक्टर रेखिक गुणनखंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरणों को ऐसे असमघात रेखिक आंशिक अवकल समीकरणों को हल करना जिसमें एफ डी डी डैश को रेखिक गुणनखंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या है कि भाई अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वैसे तो सी एफ निकलेगा नहीं, और सी एफ निकालने का एक नया तरीका पढ़ेंगे। उसमें अपन खुद ही सॉल्यूशन मान लेंगे पहले, और वो z बराबर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई माना जाता है। वहाँ से आप सॉल्यूशन मान के गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद में एच और के में एक रिलेशन निकाल लेंगे, तो आप एच और के में से किसी एक को रिमूव कर देंगे और समेशन लगा के आप उसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। तो बहुत आसान है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 1, वो अपने को दिया है डी स्क्वायर माइनस 2d डैश जेड बराबर 0। आप कुछ भी कर लो, इसको लीनियर फैक्टर में आप नहीं तोड़ सकते हो। लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर d होता, d डैश की जगह तो d कॉमन आ जाता, फिर तो कुछ हो सकता था। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में माना, अच्छा राइट साइड में 0 है तो पी आई तो निकालना ही नहीं है। माना गिवन पीडी का जनरल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन माना जाता है, जनरल सॉल्यूशन है वो z बराबर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई है, जहाँ पे ए एच और के जो है वो कांस्टेंट है। माना गिवन पीडी का
अच्छा ऐसे तो सी एफ निकल नहीं सकता, तो ये सी एफ निकालने की विधि है, माना गिवन पीडी का जनरल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में यही मानना है, फिक्स है, प्रत्येक क्वेश्चन में जेड बराबर ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई है। यहाँ पे ए एच और के है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, स्विच अचर है। अब क्या करेंगे कि भाई ये जनरल सॉल्यूशन है तो इसको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। भाई अपने को पता है कि जनरल सॉल्यूशन है तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लिखूंगा चूंकि एक तो चाहिए डी स्क्वायर जेड, डी जेड का मान डी, और जेड कितना है भाई ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई। डी का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो h बार आ जाएगा, तो ये बनेगा ए एच ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई। फिर निकाला डी स्क्वायर जेड, डी स्क्वायर जेड मतलब ये जो आ गया उसका फिर से एक बार अवकलन, एक बार और अवकलन करेंगे तो h फिर से बार आएगा, तो ये बना ए एच स्क्वायर ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ये तो डी स्क्वायर जेड, तो डी स्क्वायर जेड आएगा, एक इसको इससे गुणा करेंगे तो डी डैश जेड आएगा, डी डैश जेड। डी डैश का मतलब है वाई के सापेक्ष अवकलन करोगे, अच्छा इसका वाई के सापेक्ष अवकलन करोगे तो के बार आएगा, तो वो बनेगा ए के ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई। और ये जो मान है इक्वेशन एक इसको डाल देता हूँ, इक्वेशन दो इसको डाल देता हूँ जो जनरल सॉल्यूशन है, तीन इसको डाल देता हूँ और चार इसको डाल देता हूँ। समीकरण 3 और 4 से मान किस में रख देता हूँ, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 3 और 4 से मान समीकरण 1 में पुट कर दो। पुट करेंगे तो ये डी स्क्वायर जेड, उसकी जगह तो ये बना ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस 2 डी डैश जेड, तो माइनस का 2 ए के ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई बराबर 0। तो ये ए बार ले लिया और आपने एच स्क्वायर माइनस 2 के ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई बराबर 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, वरना तो फिर ये सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा। क्योंकि ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई का मान है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो ए एच स्क्वायर माइनस 2 ए के उसका मान 0 है, एक 0 में चला जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर आ गया 2k। ये एच और के में आपको एक रिलेशन निकालना होता है, जो आपने निकाला एच स्क्वायर बराबर 2k। एच स्क्वायर बराबर 2k आ गया, तो एच स्क्वायर बराबर 2k यहाँ से मान यहाँ पुट कर दूंगा। अतः गिवन पीडी का जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा z बराबर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के की जगह एच स्क्वायर बाई 2 पुट कर दूँ, एच स्क्वायर बाई 2 और y, तो z बराबर ए की पावर एच एक्स प्लस के की जगह एच स्क्वायर बाई 2 पुट y कर दिया। लिख देंगे हियर कैपिटल ए व एच क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छाचार है। अच्छा, और ये जो मान है कैपिटल एच के प्रत्येक मान के लिए गिवन इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। इसके बाद में एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर जैसे 4 हो गया, ये इक्वेशन 5 हो गया, ये इक्वेशन 6 हो गया। तो इक्वेशन 6 एच के प्रत्येक मान के लिए गिवन पीडी का सॉल्यूशन है,
का हल है, h के प्रत्येक मान के लिए ये गिवन पीडी का हल है, इसलिए गिवन पीडी का अधिक व्यापक हल कैसे? z बराबर आप समेशन लगा दो, मतलब प्रत्येक h की बात करें, ये तो एक पर्टिकुलर h की बात हो गया भाई, एक मान के लिए हो गया कि h की जगह h1 के लिए हो गया, वैसे ही h2 के लिए h3 सबके लिए संतुष्ट करेगा, तो सोल्यूशन अपना समेशन a e की पावर ये hx प्लस h स्क्वायर बाई 2y, ये अपना बन गया समेशन a की पावर hx प्लस h स्क्वायर बाई 2y, ये गिवन पीडी का सॉल्यूशन बन गया। ये एक्चुअल में था CF, क्या था ये CF, लेकिन राइट साइड में जीरो होने के कारण अपने को PI निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और ये CF था, वही सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से जो भी अपने को ऐसे असमघात लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिए जाते हैं जिसमें f d d डैश को लीनियर फैक्टर्स में आप नहीं तोड़ सकते हैं, उसके अंदर हर क्वेश्चन में आपको z बराबर a की पावर hx प्लस ky टाइप से मानना होगा और ये h और k में आपको एक रिलेशन निकालना होगा। उसके बाद में किसी h और k में से किसी एक को रिमूव कर देना और रिमूव करने के बाद में ये सॉल्यूशन ये h के प्रत्येक मान के लिए आएगा, तो लास्ट में समेशन जरूर लगा देना क्योंकि ये h के प्रत्येक मान के लिए गिवन पीडी का सॉल्यूशन है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको कीजिए। चले आगे। वैसे जो थर्ड ई है उससे तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, सबसे ज़्यादा चांसेस थर्ड बी से हैं, थर्ड सी से, थर्ड डी से और थर्ड एफ से। भाई थर्ड ए से भी बहुत कम चांस है। बी सी डी और एफ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी सी डी और एफ। ये ई चल रहा है, ये तो क्वेश्चन आसान है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है वैसे। चलो कुछ और क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करें। अच्छा, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से h को हटाया ना, तो आप k को भी हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, k को हटाया, वैसे h को हटाते तो h की जगह रूट में करना पड़ता है, इसलिए मैंने k को हटा दिया है। किसी को भी हटा सकते हैं। और अगर मान लो h और k में एक रिलेशन आ गया यहाँ से कि h और k को किसी एक को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह कुछ अन्य कॉन्स्टेंट भी मान लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में जो इसको सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की सहायता से समझाता हूँ मैं आपको। देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। कैसे भी कर लो, कुछ भी कोशिश कर लो, इसको लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं। अब लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं, राइट साइड में 0 है तो CF तो अपने को निकालना है और PI इसका 0 हो जाएगा सीधा, और जो CF होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना दिए गए आंशिक अवकल समीकरण का माना दिए गए आंशिक अवकल समीकरण का व्यापक हल
आप जनरल सॉल्यूशन जो मानोगे वो मानोगे z बराबर ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। एक तो z इसके साथ गया तो डी स्क्वायर जेड निकालना है कुल मिला के। नाउ डी स्क्वायर जेड का मतलब x के सापेक्ष दोबारा उकलन करेंगे तो एक बार में h, दोबारा में h आया तो ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और ये इसके साथ में गया तो डी डैश स्क्वायर जेड वो ए के स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और ये तो कांस्टेंट है। इन मानों को आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, इसको और इसको। तो पुट दीज वैल्यूज, पुट अबाउ these values in given equation। तो डी स्क्वायर जेड ये रहा ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस डी डैश स्क्वायर जेड ये रहा ए के स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और माइनस एन स्क्वायर एच एक्स प्लस के वाई बराबर 0। ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई तो 0 होता नहीं, और तो ये बन गया, अच्छा ये ए भी आएगा यहाँ गुणा में क्योंकि ए है वो जेड के साथ है ना, तो ये टर्म तो 0 में चली गई, तो कुल मिला के यहाँ से बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा 1 ये है, ये इक्वेशन नंबर 2। इतना कीजिए। अब यहाँ से h और k को आसानी से नहीं हटा सकते हैं, तो आप h और k की जगह कुछ मान लें। तो लेट h की जगह तो मैं ले लेता हूँ n कोस एल्फा, n कोस एल्फा, व k की जगह ले लिया n साइन एल्फा। भाई ये n है, भाई ये n है, ये h है, ये k। h की जगह तो n कोस एल्फा और k की जगह n साइन एल्फा, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर n स्क्वायर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो h बराबर n कोस एल्फा और k बराबर n साइन एल्फा लेने पर यह एल्फा के प्रत्येक मान के लिए, एल्फा के प्रत्येक मान के लिए लेने पर यह एल्फा के प्रत्येक मान के लिए किस इक्वेशन को संतुष्ट करता है? एल्फा के प्रत्येक मान के लिए समीकरण 2 को संतुष्ट करता है, अतः व्यापक हल क्या है? z बराबर ए ई की पावर, h की जगह तो आप लिख लो n कोस एल्फा इंटू एक्स प्लस n साइन एल्फा इंटू वाई। लिख देंगे हियर a व एल्फा स्वेच्छाचार हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, स्वेच्छाचार है। ये व्यापक हल हो गया, और ये एल्फा के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो अधिक व्यापक हल की बात करें, ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो गया, लेकिन अल्फा के मान को चेंज करोगे तो अधिक व्यापक हल या फिर अच्छा व्यापक हल, अधिक व्यापक हल या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म इसकी लिखे
तो वही है कि आप समेशन लगा दो तो उसमें अल्फ़ा के प्रत्येक मान के लिए आ जाएगा, तो जो बन जाएगा ए ई की पावर एन कोस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस एन साइन अल्फ़ा इंटू वाई। ये बन गया दोस्तों। ओके, तो ये जो क्वेश्चन थे उनमें पीआई तो निकालना ही नहीं था, सीएफ इनका सॉल्यूशन हो रहा था। अब आगे कुछ एग्जांपल्स के ऊपर अपन बढ़े, हो गए होंगे, हटा देता हूं मैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, इसमें पीआई भी निकालना है। क्या एग्जाम्पल नंबर 4? अपने को हल करना है डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस डी माइनस 1। कुछ भी कोशिश कर लो आप, लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते इसको। बराबर ई की पावर राइट साइड में दिया हुआ है 3x माइनस 2y। ये क्वेश्चन है। तो लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा, लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा तो अपन क्या लिखेंगे, इसका व्यापक हल मानना पड़ेगा, पता लग जाएगा लीनियर फैक्टर में नहीं टूट रहा है। तो थर्ड का क्वेश्चन है, माना गिवन पीडी का व्यापक हल जो है वो z बराबर ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई है। ये व्यापक हल है। अब दोस्तों अपने को एक तो डी स्क्वायर जेड चाहिए। अच्छा, एक बार तो डी जेड का मतलब एक बार अवकलन करो एक्स के सापेक्ष, तो ए एच ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। डी स्क्वायर जेड भी चाहिए। डी स्क्वायर जेड का मतलब ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और ये डी डैश जेड मतलब एक बार तो आप y के सापेक्ष करोगे, एक बार x के सापेक्ष, तो डी डैश जेड का मान है 1, x के सापेक्ष किया तो h, और डी डैश y के सापेक्ष किया तो k, और e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। और इन तीनों मानों को उठा के आप गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है ना। इन मानों को उठाकर गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो गिवन इक्वेशन में पुट करने के बाद में सबसे पहले CF निकालना है ना, तो लिखता हूं 4CF वी विल सोल्व। जब भी CF की बात करते हैं तो इस पार्ट को 0 ले लिया जाता है, तो अपन इसको सोल्व करेंगे। डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस डी माइनस 1z बराबर 0। CF के लिए इसको सोल्व करते हैं और ये तीनों मान उठा के यहाँ रखेंगे। तो देखना ये कितना है, ये है डी स्क्वायर जेड ये रहा, ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस
के वाई -4 डी डी डैश, ये रहा ए एच के ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस डी जेड बोले तो ये रहा ए एच ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और इसको इससे किया तो माइनस से ऐड किया तो माइनस ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0। ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से एच स्क्वायर -4 के प्लस का एच और ये माइनस का 1, इसका मान 0, क्योंकि ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इसका मान क्या है, नॉन जीरो है। अब यहाँ से दोस्तों h का मान निकालना तो मुश्किल है, तो k का मान निकाल लो, एच स्क्वायर प्लस एच -1, इसको इधर लेके आओ और फिर 4h भाग दे दो, तो ये मान आ गया k का। k का मान आ गया तो देन गिवन पीडी का जनरल सॉल्यूशन ये है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मेरे को इसमें। अब की बार तो गिवन पीडी का जनरल सॉल्यूशन ये नहीं, इसके अंदर देखो अगर यहाँ 0 होता तब तो ये चीज़ सही थी, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करो, और ये करेक्शन करके मेरे को लिखना है कि माना गिवन पीडी का CF ये है, CF ये मानकर इसको हल करना है। भाई जनरल सॉल्यूशन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अब की बार यहाँ पे ये टर्म नॉन जीरो आ गई, इसलिए नहीं लिख सकते, समझ गए ना। तो यहाँ पे भी जनरल सॉल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए यही लिख देते हैं। इसलिए CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, के का मान कितना है भाई, एच स्क्वायर प्लस एच -1/4h के वाई, और समेशन और लगा दो इसके साथ में, तो ये हो गया अपना CF। आप समझ गए होंगे अब की बार अपन ने ये जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि राइट साइड में भी अपनी टर्म आ गई है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखा है। अब दोस्तों इसका PI अलग से निकालना पड़ेगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f डी डी डैश, तो वो कितना है d² -4d d डैश प्लस का d -1, और राइट साइड में e की पावर ax प्लस by 3x -2y, a की जगह 3 है और b की जगह -2, सीधा पुट करो, तो d की जगह तो 3 पुट करो तो 9 -4 × 3, और d डैश की जगह -2 पुट करोगे -2, d की जगह 3 पुट करोगे 3 -1, और देखो 0 हो रहा है क्या, a की पावर 3x -2y। आप इसको सोल्व करोगे तो ये 9 4 × 12 12 दूनी 24, और प्लस 3 -1 2, e की पावर 3x -2y 26 और 9 35, e की पावर 3x -2y। आप लिखोगे जो जनरल सॉल्यूशन है वो z बराबर है CF प्लस PI। तो एक चीज़ अपन ने सीखी दोस्तों कि कुल मिला के ये जो ऐसे असमघात अपने जो इक्वेशंस दिए जाते हैं जिनमें f d d डैश को अपन लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं, उनका CF निकालने का तरीका एक नया है। देखो समघात का तरीका अलग है, असमघात का अलग है, और जिनको अपन लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते उनका ये CF निकालने का तरीका था यहाँ से यहाँ तक, और PI तो वैसे ही निकलेगा जैसे पिछला जो थर्ड अपन ने D किया है, थर्ड D में अपन PI निकाले थे ऐसे क्वेश्चंस का, तो PI तो वैसे ही निकलेगा, और ये CF निकालने का एक नया तरीका है। तो आप कीजिए इन क्वेश्चंस को, और कोई भी डाउट है तो आप बताइए। एग्जाम्पल 5 भी इम्पोर्टेंट है, 5 और 6 दोनों को इम्पोर्टेंट लगा लेना। अनसोल्व क्वेश्चन है कुछ, अगले लेक्चर में मैं और आपको बताऊंगा। इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ।
तो दोस्तों आप वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी नए वीडियो डलते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और इनको साथ के साथ में आप पढ़ते जाना ताकि ज़्यादा मैटर पेंडिंग ना रहे आपका। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।